नमस्कार, स्वागत है आप सबका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसोचैम के स्थापना सप्ताह 2020 में कहा कि 100 वर्षों से लोग देश की इकोनॉमी को, करोड़ों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत के लिए पूरी ताकत लगानी है। इस समय दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ तेजी के साथ बढ़ रही है और नई तकनीक के रूप में चैलेंजेस भी हमारे सामने आएंगे और अनेक सॉल्यूशंस भी होंगी। और इसीलिए आज वो वक्त है जब हमें प्लान करना है और एक्ट करना है। और वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस बार का बजट अभूतपूर्व होगा क्योंकि सरकार महामारी से पीड़ित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और विकास की गति को रफ्तार देने के लिए तत्पर है। भारत ने 100 वर्षों में ऐसा बजट नहीं देखा होगा कि जैसा कि महामारी के बाद इस बार का बजट आ सकता है। वित्त मंत्री के मुताबिक ग्रोथ के रिवाइवल के लिए उन क्षेत्रों को सपोर्ट देना होगा जिनमें कोविड-19 महामारी के चलते रुकावट आई है, और इसके साथ साथ वो नए क्षेत्र जहां पर नई मांग है वहां पर केंद्र पर होंगी योजनाएं और ग्रोथ के नए इंजन भी हमारे सामने आएंगे। तो अब जबकि कुछ हफ्तों के बाद बजट आएगा तो उससे पहले ये समझना आज बेहद जरूरी है कि वित्त मंत्री का इशारा क्या है और प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसके मायने क्या हैं। और इसे समझेंगे अपने 3 बेहद खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ हैं AK भट्टाचार्य साहब हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड से। सर स्वागत है आपका। अशोक कुमार झा जी हैं, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर स्वागत है आपका भी। और रणवीर ये हमारे साथ हैं, पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंट है नीति आयोग से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अशोक सर आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस वक्त जो प्लानिंग है और उसके साथ साथ जो एक्ट करने का वक्त है वो सबसे क्रूशियल हो जाता है इस कोविड काल के बाद। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट टाइम है क्योंकि इस साल हमारा जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहेगा। अब कितना नेगेटिव रहेगा, -7 होगा या -9 होगा, ये तो ये मैटर ऑफ डिटेल है, लेकिन नेगेटिव रहेगा। तो इसको बजट के द्वारा इसको हमें पॉलिसी चेंजेस जो करने होंगे ताकि इसको पॉजिटिव में ले जा सके। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें 3-4 चीजें हैं जिस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि जो भी हमारे फिगर्स हैं रेवेन्यू के स्पेशली, उसको हमें एक्यूरेटली एस्टिमेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो पिछले 1-2 साल में अनरियलिस्टिक असम्पशन से हमने एस्टिमेट किया रेवेन्यूज को, और इस वजह से काफ़ी बजट में इनएक्यूरेसीज आ गए। तो एक्यूरेटली हमें बजट को पहले एस्टिमेट करना पड़ेगा ताकि हमें ये तो पता चले कि हम अभी हैं कहाँ पे, कितने कितने पानी में हैं, कैसा हमें आगे आगे कैसे बढ़ना है। दूसरी बात इसमें यह है कि हमें जो टैक्स रेवेन्यूज हैं अभी, ये बहुत कम है। टैक्स रेवेन्यूज एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी करीब 11% से भी कम है, और अगर आप स्टेट्स का भी मिला लें तो करीब 17% ऐसे कुछ आता है। तो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज का भी अगर आप देखें तो इससे ज़्यादा है, और जब तक कि हमें रेवेन्यूज नहीं रहेंगे तो हम एक्सपेंडिचर तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एज इट इज़ जो बजट है हमारा, ये कुल मिला के अबाउट 13% ऑफ जीडीपी आता है इसका। तो इसका तो बजट का डायरेक्ट इम्पैक्ट कम है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज कि किस दिशा में सरकार अपना इन्वेस्टमेंट करेगी, सरकार कहाँ इशारा करेगी, सिग्नल करेगी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि जो कि पिछले साल हो रहा था कि आप रेट ऑफ टैक्सेशन बढ़ा दीजिए और उससे टैक्स रेवेन्यूज बढ़ जाता है। ऑलरेडी जो ओनली 30 मिलियन पीपल आर पेइंग इनकम टैक्स, ऑल्दो 60 मिलियन आर फाइलिंग रिटर्न्स, लेकिन 30 मिलियन ओनली आर पेइंग टैक्स। तो इन्हीं के ऊपर अगर आप और बोझ डाल देंगे तो ये तो सही नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि कलेक्शन जो मशीनरी है टैक्सेशन का, इसको
रिवैम्प करना पड़ेगा, ताकि जो जो बहुत सारे जो लोग हैं जो कि अभी टैक्स उनको पेमेंट करना चाहिए वाजिब, वो पेमेंट करेक्टली पे नहीं कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ओके सर। दूसरी बात यह है कि तीसरी बात यह है कि जैसे कि आपकी टैक्सेशन है, जैसे जीएसटी वगैरह। अब जीएसटी में वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज जिसमें कि इतने सारे रेट्स हैं। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ताकि मैक्सिमम यू कैन हैव 3 रेट्स, एक जीरो, एक मैक्सिमम रेट और एक एवरेज रेट। तो इससे सिंप्लीफिकेशन से ये होगा कि लोगों को ये पता चलेगा कि कितना टैक्स कहाँ पे देना है। अभी जितना डिस्प्यूट्स अभी जो अराइज हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। और फाइनली मैं समझता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम इसमें ये है कि we should be able to generate investment by the private sector, और इसके लिए हमें क्लाइमेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को ठीक करना है, ताकि प्राइवेट सेक्टर विल बी enthused to invest in the economy. Unless the प्राइवेट सेक्टर का जो होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, वो जब तक आएगा नहीं, तो हम वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 13% का जीडीपी है एक्सपेंडिचर बजट का, और उसमें भी 13% में भी मोस्ट ऑफ इट इज ऑलरेडी फिक्स्ड। अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट्स देखें, डिफेंस का एक्सपेंडिचर देखें, सब्सिडीज वगैरह देखें, तो उसको अगर आप निकाल लेंगे तो बहुत कम पैसे बच जाते हैं, जिससे कि सरकार कुछ उसको इन्वेस्टमेंट कर पाएगी। रणवीर जी, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम प्रधानमंत्री के संबोधन को देखते हैं, तो साफ तौर पर दो महत्वपूर्ण चीज़ें मुझे लगती हैं कि, और अगर उसे हम जोड़ कर देखें वित्त मंत्री के बयान को, कि कोविड के बाद जिस तरीके की दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं की हालत है, उसके बाद बहुत ही एक नया रास्ता और नए लक्ष्य अलग अलग देशों के सामने हैं। और अगर भारत के नज़रिए से देखें तो हमने इस कोविड काल में कई नए ऊंचाइयों को छूने की कोशिश की है। उन सेक्टर्स में हमने वो सफलता हासिल की जो शायद हमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन किस तरीके से ग्लोबल रोल को देखते हैं, और बजट से पहले जो दिशा है क्या बहुत नई होने वाली है, उसमें किस तरीके से एड ऑन हो सकता है, कुछ नए चीज़ों को आप देखते हैं जो कि भारत के अगले 2 दशक तक कम से कम, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है कि वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है वर्ल्ड वाइड, अगर इंडिया के रोल को देखें। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने कहा कि एक बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेशनल बजट बनाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। और जैसे कि हमारे माननीय वित्त मंत्री ने कल भी कहा था कि एक फोकस हेल्थ केयर पे, हेल्थ सिस्टम्स पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे आगे जाते वक्त, उसका बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा इकोनॉमी पे। क्योंकि अभी जैसे हमने देखा कि हमारा हेल्थ सिस्टम ने रिस्पॉन्ड करा, बट आगे जाते वक्त हम प्राइमरी हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट्स के क्लोजर नए हॉस्पिटल्स बनेंगे, मेडिकल एजुकेशन में रिफॉर्म लाए हैं, डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, नर्सेस की संख्या बढ़ेगी। तो एक इन्वेस्टमेंट्स इन हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा एरिया होगा आगे जाते वक्त, जो आगे के बहुत सालों में इंडिया की इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। बाकी रही जो हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते रहे, तो एक डायरेक्शन सनराइज सेक्टर्स ऑफ ग्रोथ को आगे जाते वक्त हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एग्री टेक में बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं। तो इन सेक्टर्स में इंडिया को जो सनराइज सेक्टर्स में एंटर करना है, तो इस बजट में अगर वो दिशा दिखे कि प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ हो इन एरियाज में, तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होगा आगे की 2 डेकेड्स में। भ्रजा सर, क्योंकि आपने लंबा अनुभव है, आपने बजट को देखा है करीब से, बनने के प्रोसेस से लेकर उसके संसद में रखे जाने और उसके प्रभाव को भी। कोविड जैसे हालात कहा जाता है कि सदियों में एक आध बार नजर आते हैं, और ऐसे में उसके दरमियान या उसके बाद जो बजट की स्थिति है वो कितनी ज़्यादा चैलेंजेबल आपको लगता है सरकार के नज़रिए से? और वहीं दूसरी ओर अगर एफएम ये कहें कि ये ऐतिहासिक होगा और नए मौक़ों के साथ दुनिया में अगले कम से कम 2 दशक तक के लिए एक रोड मैप तय कर देगा। सही कहा आपने, क्योंकि जो ये बजट जो पेश होने वाला है, मैं समझता हूँ कि 30 साल पहले ऐसा एक बजट पेश करने का मौका आया था। करीबन 1991 के बजट की बात कर रहा हूँ। उसी समय जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, रिसेशन तो नहीं था, पर चारों ओर से मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, फिस्कल इंडिसिप्लिन या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस कहें तो आप, बहुत ज़्यादा था।
और 30 साल बाद हमें ये देखने को मिल रहा है कि कोविड-19 के लिए जो इकोनॉमिक रिसेशन जो एक समझते हैं आप 7.5% की जो कंट्रैक्शन है या 9% की कंट्रैक्शन जो भी हो, उसके लिए मैं समझता हूँ कि इस बजट की जो अहमियत है वो बहुत बढ़ गई है। वो किस तरह बढ़ सकती है और किस तरह ये एक ऐतिहासिक बजट बन सकती है, मैं समझता हूँ कि इसमें 2 चीज़ सरकार को या वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री जी को ज़रूर उन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया होगा। मेरे हिसाब से 2 चीज़ बहुत बहुत अहमियत रखती हैं। एक तो है कि यह बजट एक्सपेंडिचर आउटले को ज़रा ठीक तरह से इसकी फ़ोकस रखे। क्योंकि अगले साल हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इस साल की कंट्रैक्शन के बाद जी। स्टैटिस्टिकली अगले साल की जो रिकवरी आएगी वो या 9% रिकवरी होगी या 12% रिकवरी होगी, वो तो मैटर ऑफ फाइनल डिटेल है, पर रिकवरी जरूर होगी। और उस रिकवरी को देखते हुए मैं समझता हूं बजट का जो एक आयाम जो होगा वो एक्सपेंडिचर फोकस होना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार ठीक तरह से एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग ना करे, मैं समझता हूं कि जो ग्रोथ की जो पोटेंशियल जो है वो पूरी तरह को उसको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेंगे। इस साल की जो हम देख रहे हैं 8 महीने की जो बजट नंबर्स जो अभी तक जो बाहर पब्लिकली अवेलेबल हैं, उसमें लग रहा है कि सरकार ने जो अपनी खजाने से खर्च बहुत कम किया है। एक्चुअली 8 महीने की अगर अपने खजाने से जो खर्च हुई है वो पिछले साल की तुलना में सिर्फ 0.3% ज्यादा ही हुई है। करीबन समझिए लास्ट साल में जो किया था वही किया है। तो ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा और पिछले अगले 3 महीने में मैं समझता हूं खर्चा और भी कम हो जाएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री की जो एब्जॉर्बिव कैपेसिटी जो है हमारे सरकार में बहुत कम है। तो अगले साल में मैं समझता हूं कि एक्सपेंडिचर फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए। और किस जगह होना चाहिए, जिससे कि अर्थनीति में जो ग्रोथ की पोटेंशियल उसको हम पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर सके। हेल्थ में ज्यादा एक्सपेंडिचर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ये रही पहली बात। और जो दूसरी बात मैं समझता हूं जो अगले साल के बजट में ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से झा साहब ने एक टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात कही। मैं एक दूसरे पॉइंट में आता हूं कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो तो घट गया है। 2019-20 में सेंटर की टैक्स टू जीडीपी रेशियो पहली बार पिछले कई सालों में डबल डिजिट से कम होकर 9% में आ गई थी पिछले साल, और वो कोविड के पहले ही हो गया है। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर बढ़ाना है, उससे ज्यादा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो चिंता का विषय है वो है टैक्स बायोंसी फैक्टर। टैक्स बायोंसी फैक्टर पिछले साल कोविड के पहले ही 0.47 में आ गया था, और उससे पहले साल भी 1 के नीचे था। इसका मतलब यह है कि अर्थनीति में अगर 1% का वृद्धि हुई तो जो ग्रोथ रेट है टैक्स रेवेन्यू में वो 1 से ज्यादा नहीं बल्कि 1 से कम हो रही है। तो मैं ये समझता हूं ये हुआ है कि हमारी जो ब्रॉड बेसिंग ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर और टैक्स कलेक्शन की जो एफिशिएंसी जो है उसमें कमी आ गई है, और उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। और तीसरी छोटी सी बात मैं इस वक्त में शुरुआती दौर में कह सकता हूं कि इस वक्त शायद ऐसा मौका है जो हमारे देश में ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक टाइम बाउंड कोविड टैक्स जैसा अगर दिया जाए, जिससे कि स्टॉक मार्केट में इतनी 77% की वृद्धि हुई है, स्टॉक मार्केट की इतनी बड़ी गेन हुई है, उसको अगर एक टाइम बाउंड 1 साल का के अवधि तक अगर कोई कोविड टैक्स लगाकर सरकार के पास खजाने की कमी है, उस खजाने की कमी हम पूर्ण कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, टैक्स बायोंसी फैक्टर की इंप्रूवमेंट के लिए ब्रॉड बेस करना चाहिए, और लिमिटेड टाइम के लिए एक कोविड टैक्स जैसा कोई एक इंस्ट्रूमेंट लाना चाहिए, जिससे कि जो सेक्टर्स जो कॉर्पोरेट सेक्टर ने 25% की नफा कमाई है सेकंड क्वार्टर में, जबकि इकोनॉमी 7.5% कंट्रैक्शन में चली गई है। इसका मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छा काम कर रहा है। तो उससे अगर हम एक अवधि तक एक कोविड टैक्स जैसे लगाएं हम, तो मैं समझता हूं इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त हमें जरूरत है खजाने की, इस वक्त हमें जरूरत है इन्वेस्टमेंट की, इस समय हमें जरूरत है सरकार और भी खर्चा करे। ओके, अशोक झा सर, क्योंकि
आप जुड़े रहे हैं वित्त मंत्रालय के साथ में, और जिस तरह की इस वक्त स्थिति है कि एक कोविड के बाद में और जो नकारात्मक विकास दर की बात, और उसके बाद अब एक उस मुहाने पर इकनॉमी दिखती है जहां पर रिवाइवल के संकेत जो पिछले कुछ महीनों में आंकड़े या नंबर्स अलग अलग आए हैं वो पॉजिटिव नज़र आते हैं और रफ्तार काफ़ी तेज़ दिखती है वापसी की। ऐसे में क्या एक तरफ सरकार की ओर से आने वाले बजट के बाद खर्चे, दूसरी ओर पॉलिसी, तीसरा विदेशी निवेश, या फिर जो मॉडल है पीपीपी मॉडल जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनियों के साथ में, टाइप के साथ में, क्या वो एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, या क्या और ऐसे विकल्प हैं जो आपको लगता है कि हम जो लक्ष्य तय कर रहे हैं इस वक्त, जो प्रधानमंत्री ने कहा या वित्त मंत्री ने कहा, उस नजरिए से वो महत्वपूर्ण विकल्प होने चाहिए बजट के बाद? सरकार ने ऑलरेडी एक दो स्कीम्स अनाउंस किए हैं, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है जो अब करीब 13 सेक्टर्स को कवर कर रहे हैं, तो वो स्कीम है। फिर और कुछ और भी सरकार ने जो अनाउंस किए हैं स्कीम्स, ये सब तो ठीक है अपने तरफ, जहाँ तक मैं समझता हूँ इन द लॉन्ग रन उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो जिस पे कि मैं तो स्ट्रेस करूँगा, और अगर मेरा एडवाइस हो तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि जो भी सेक्टर्स हैं एम्प्लॉयमेंट, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए ज़्यादा, उस सेक्टर्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोविड के वजह से काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया था। अब इसको किसी तरह से सीधे रास्ते पे लाना है, तो सेक्टर्स जैसे कि आप ये टेक्सटाइल्स सेक्टर है, फिर ये लेदर प्रोडक्ट्स के सेक्टर्स हैं, फिर आपके इवन डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग है। ये सब सेक्टर्स हैं जिसमें कि लेबर इंटेंसिव हैं, और इस सेक्टर्स में बहुत ज़रूरी है कि सरकार को फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सेक्टर्स में जो थे पहले काम कर रहे थे, वो अब काम नहीं उनको मिल पा रहा है। और ये सेक्टर्स में एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है। तो अब ये देखा गया है कि जब तक कि कोई देश एक्सपोर्ट नहीं करता है पूरा, तो उसका ग्रोथ उतना नहीं हो पाता है। अब पूरा ईस्ट एशिया में देखिए तो वही एक्सपीरियंस है कि जो भी कंट्रीज ने एक्सपोर्ट पे थोड़ा जोर दिया, उनका ग्रोथ अच्छा रहा। तो इसलिए एक्सपोर्ट सेक्टर में फोकस करना बहुत ज़रूरी है, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि इसमें जो भी हमें ये फ़ायदा हो सके एक्सपोर्ट में, और इसी का जैसे कि इंटरनल जो कि नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, जैसे कि रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट का भी जो बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट्स हैं, इसमें सीमेंट, स्टील, अब फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, तो ऐसे सेक्टर्स में फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन ड्राइवर ये ग्रोथ का भी जो होगा इस साल, मैं समझता हूँ अगले साल, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर्स में होना चाहिए, ताकि जो भी ग्रोथ होगा वो इक्विटेबल हो, सबको कुछ ना कुछ इसमें फायदा हो। ओके। लेकिन जिस तरीके से भट्टाचार्य सर, जो पीएम ने इशारा किया और साफ तौर पर 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं उस पर थोड़ा सा चाहूंगा कि मौका कितना बड़ा है इस वक्त, जो टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है इकोनॉमी के नज़रिए से वर्ल्ड वाइड, और इंडिया के पास स्कोप और रास्ते के तौर पर। पहला जो उन्होंने इशारा किया है वो है कि रिफॉर्म का जो प्रोसेस था वो सरकार ने आगे बढ़ाया है। इसको कोविड के बाद या कोविड के दरमियान भी इसे और कितना आगे बढ़ाने का स्कोप या इस वक्त ज़रूरत नज़र आती है। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो पहले से भी फोकस सरकार का नज़र आ रहा है, और तीसरा है कि R&D पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है अगर हम अगले 2 दशक में भारत को वर्ल्ड टॉप पर इकोनॉमी को चाहते हैं। कितने महत्वपूर्ण हैं ये रास्ते और इस वक्त जो अवसर हमारे सामने हैं? देखिए, तीनों जो बिंदुओं के ऊपर जो प्रधानमंत्री जी ने जो जोर लगाया है, मैं समझता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। अगर आप R&D की बात सोचें, तो मैं समझता हूँ कि R&D के ऊपर
हमें एक बहुत ज़्यादा जोर देना है। एक डेटा पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे देश में कि हमारे देश में R&D का खर्चा होता है, पर R&D का खर्चा यूनिवर्सिटी के साथ इंडस्ट्री का लिंकेज के ऊपर नहीं होता है। R&D का जो खर्चा ज़्यादा होता है वो होता है कि स्टैंड अलोन R&D खर्चा होता है। तो मैं समझता हूं कि सुधार की जो बात प्रधानमंत्री ने की, वो सुधार की जो दृष्टिकोण जो है वो R&D में जानी चाहिए। जिस तरह से जो भी R&D का खर्चा हो रहा है वो खर्चा स्टैंड अलोन ना होकर वो हमारी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस के साथ लिंक होकर, जिससे कि यूनिवर्सिटी और R&D बॉडीज का एक अच्छा समन्वय और अच्छा एक लेन देन रहे, जो कि विदेशों में होता है। विदेशों में आप देखेंगे, विदेशों की यूनिवर्सिटी और R&D ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक अच्छा इंटीग्रेशन है, जो चीज हमारे देश में इस वक्त नहीं है। तो मैं समझता हूं कि R&D के ऊपर अगर जोर देना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। और ये जो इंटीग्रेशन, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होनी चाहिए R&D के एक्सपेंडिचर के ऊपर, जिससे कि यूनिवर्सिटी सिस्टम और R&D ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री, इन तीनों का एक त्रिकोणीय संबंध एक सुदृढ़ किया जाए, जिससे कि देश की अर्थनीति को इसका पूरी तरह से इनोवेशन का फायदा मिले। दूसरी बात जो आपने कही, रिफॉर्म, मैं समझता हूं कि पिछले दिनों में कृषि के रिफॉर्म में जो एक थोड़ा बहुत एजिटेशन, जो आंदोलन जो हो रहा था, उससे हमें ये आशा करना चाहिए सरकार जो सही इसका एक जो कदम ले, और सही मतलब सही जो लेसन्स ठीक से लेकर ये सुधार जरूरी है और ये सुधार को आगे बढ़ाना चाहिए। वो जो हमारी जो डाउट्स जो हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको एड्रेस करने के बाद, और उसी के बारे में प्रधानमंत्री ने ये भी जिक्र किया है कि वो पूरी तरह से खुलासा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि ये चीज भी बहुत जरूरी है। और तीसरी बात जो प्रधानमंत्री ने जो कहा, वो उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो एक बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंस जो है, वो एक तरफ तो जॉब्स के ऊपर है, और दूसरी तरफ ये है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग को अगर ठीक तरह से आप देखभाल कर सकें, तो मैं समझता हूं कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और भी इंप्रूव करना, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को और भी ठीक तरह से एनफोर्स करना, और जो जीएसटी की जो टैक्सेशन रिफॉर्म्स, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग, मैं समझता हूं कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जीएसटी जो टैक्सेशन सिस्टम जो है, वो जीएसटी काउंसिल की तरफ है, केंद्र के पास सिर्फ नहीं है इस वक्त। तो पर जीएसटी काउंसिल में इसका एक नई तरह से, जिससे कि वो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट थोड़ा बहुत बढ़ जाए, थोड़ा 11% इस वक्त है, वो मेरे ख्याल से 14% होना चाहिए, जिससे कि सरकार को भी खजाना मिले, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी इन्वेस्ट कर सके, और उसी तरह जो रेट जो है वो सिंप्लीफाइड होकर और इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए वो एक बाधा का कारण न बने। ओके रणवीर जी, आखिर में दो चीज़ें, एक तो ये कि जिस तरीके की अब तक माली हालत, चाहे राज्यों की बात करें जो रही है कोविड के चलते, और जो खर्चों में कमी, एक तरीके से पब्लिक डिमांड में कमी आई, या लॉकडाउन के चलते जो हालात थे इकोनॉमिक तौर पर, उससे हम बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच हमने एक जो बड़ा लेसन रहा है देश के लिए, खासतौर पर आर्थिक जगत के लिए, कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हमने देखे जहां पर आत्मनिर्भर भारत के हमने जो नारे के साथ आगे बढ़े, वहां पर हमने नए कीर्तिमान गढ़े हैं। वहां पर पोटेंशियल जो शायद पहले हम नहीं उसको कैप कर पा रहे थे, उसको हमने देखा है। वो कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस वक्त में, जब हम इसे टर्निंग पॉइंट कहते हैं इस ईयर को और आने वाले बजट के बाद। और वहां पर क्या पॉलिसी के लेवल पर आपको लगता है कि नए सेक्टर्स या कुछ जो रनिंग सेक्टर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वहां पर कुछ नई चीजों की तरफ हमें बढ़ना होगा, यानी कि सरकार को पॉलिसी लेवल पर? जी बिल्कुल, कि जैसा अपने अभी सर ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है। और हम जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसमें जॉब्स, लार्ज स्केल पे जॉब्स क्रिएट होती हैं, जैसे अब टेक्सटाइल्स हो गए, गारमेंट्स हो गए, लेदर हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, तो इन सब सेक्टरों में सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाए है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया,
तो ये सारी लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, जैसे कि हमने ईस्ट एशिया का एग्जाम्पल देखा था अर्ली 60s 70s में, जापान में, साउथ कोरिया में, और अब हम जैसे चाइना में देख रहे हैं। उसके साथ साथ जो सरकार ने एमएसएमई की जो परिभाषा बदली है कि वो टर्नओवर का लिमिट बढ़ा दिया है, तो उससे क्या होगा कि हमारे एमएसएमई सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा पाएगा। और पीएलआई स्कीम्स का जो इम्पैक्ट होगा सिर्फ मेन इंडस्ट्री पे नहीं होगा, पूरी उसकी एमएसएमई की वैल्यू चेन होती है, जैसे कि हमने ऑटो इंडस्ट्री को ग्रो करते देखा था 90s में। तो साथ साथ जो बड़ी कंपनियां थी मारुति सुजुकी वगैरह, उनके साथ साथ उनके सप्लायर्स भी इंप्रूव हुई, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हुई, और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपेटिटिवनेस इंप्रूव हुई। तो इन पीएलआई स्कीम से ये काफी फायदा होगा। और जैसे कि जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स की बात करी आपने, ऑटोमोबाइल का फिर से एग्जांपल लूंगा। अब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ दुनिया चल रही है, हमने बैटरी स्टोरेज में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाया है। तो बैटरी स्टोरेज से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रेंज बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, उस पर सरकार ने काफी इंसेंटिव्स दिए हैं उनकी अपटेक के लिए, 2 व्हीलर्स में, 3 व्हीलर्स में। साथ साथ रिन्यूएबल्स में, सोलर एनर्जी में हम पीएलआई स्कीम लाए हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बढ़ाएंगी। और आगे जाते वक्त टूरिज्म एक और बहुत बड़ा एरिया है जो लेबर इंटेंसिव भी है। और आजकल सारे जो, अगर हम इंडस्ट्री रिपोर्ट्स पढ़े, सब पढ़े, डोमेस्टिक टूरिज्म एक आने वक्त में काफी बड़ा एवेन्यू होने वाला है। तो बजट पे अगर डोमेस्टिक टूरिज्म को बूस्ट करने का फोकस रखे, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करें, क्योंकि वैक्सीन की जैसे न्यूज आ रही है, दुनिया खुलेगी दोबारा, टूरिज्म दोबारा चालू होगा, लोग ट्रैवल नहीं कर पाए हैं, तो जो पेंट अप डिमांड की जो हाइपोथेसिस है वो यहाँ अप्लाई हो सकती है। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हम इम्प्रूव करें तो आगे जाते हो तो बहुत बड़ा हमारे लिए अर्नर बन सकता है फॉरेन एक्सचेंज टर्म्स में, एक्सपोर्ट्स में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए, और हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए कि इस वक्त जो कोविड के चलते हालात बने अर्थव्यवस्था में, न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में, उसके बाद अब जबकि बजट आएगा अगले महीने, उसके बाद किस तरीके से मौके हैं इस वक्त अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बढ़ाने के लिए, और न सिर्फ रफ्तार को बढ़ाने के लिए बल्कि दुनिया में अलग अलग सेक्टर में अपने परचम को लहराने के लिए। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।